तो राधे राधे राम राम सभी के लिए। यहाँ पर हम लोग एमएड के लिए देख रहे हैं, एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर यानी कि रिसर्च पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने कल तक यूनिट फर्स्ट को देखा। यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने 1 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर ली। ठीक है, और अब हम लोग यूनिट सेकंड को देखने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। आपने रिसर्च पेपर समझ लिया तो मज़ा ही आ जाएगा और बड़े आराम से आप आंसरिंग कराओगे अपने पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रहे, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये किसके लिए? एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और पेपर का नाम है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए। ये इसका पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये देखिए इसका ये सिलेबस ये है। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या देखा था, आपको सारी चीज़ पता ही है। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे कल। आज ये चल रहा है यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड को हम लोग आज ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। ओके, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन यूनिट्स को करने के बाद फिर हम लोग दूसरा पेपर उठाएंगे। ठीक, तो आज चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में क्या क्या है? ओके, चलो यहाँ देखिए, यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होती है। अध्याय 4 यूनिट सेकंड स्टार्ट। इसमें देखते हैं अनुसंधान समस्या का चयन हम कैसे करते हैं। यानी कि आप जब रिसर्च करने के लिए जा रहे हो तो आप कैसे चूज़ करोगे कि मतलब क्या टॉपिक क्या लोगे आप। समस्या का मतलब होता है टॉपिक क्या लोगे आप। ठीक है, समस्या का चयन करने का मतलब होता है टॉपिक आपको क्या लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, शोध समस्या से क्या अभिप्राय है? एक अच्छी और व्यवहारिक शोध समस्या का निर्माण करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि एक अच्छी शोध समस्या, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम आप कैसे लोगे और ऐसी हो जो व्यवहारिक हो। ठीक है, तो आप किस तरह करोगे ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि समस्या क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि समस्या है क्या चीज़। प्रॉब्लम आप किसे कहोगे? प्रॉब्लम होती क्या है? जैसे जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान से सुना, जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास साधन भी इकट्ठे हैं। ठीक है, आवश्यकता है आपको किसी चीज़ की और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास साधन भी इकट्ठे हैं कि उन साधनों के द्वारा आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी बाधा पैदा कर रही है बीच में जो आवश्यकता की पूर्ति होने नहीं दे रही। उन साधनों के द्वारा भी कोई ऐसी बाधा बीच में आ रही है जो उन साधनों के द्वारा भी वो काम, वो आवश्यकता पूरी होने दे ही नहीं रही। ठीक है, तो उसे कहते हैं समस्या। कुछ समझे? मतलब ये है, देखिए, आवश्यकता की संतुष्टि के साधन या मार्ग में बाधा ही समस्या है। अब आपको अपनी भाषा में समझाते हैं हम। जैसे सपोज करो, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ठीक है, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है और अब आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो आपको भूख लगी है, आपको आवश्यकता है खाने की। ठीक है, आपको खाने की आवश्यकता है, तो खाने के लिए जो जो सामग्री होनी चाहिए, आवश्यकता किस चीज़ की? आपको खाने की आवश्यकता है। तो खाने के लिए जो जो सामग्री होनी चाहिए, आटा, दाल, चावल, सारी चीज़ आपके पास उपलब्ध हैं। और भूख आपको लगी है ना? भूख आपको लगी है, खाने की आपको आवश्यकता है और उसके लिए सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, पूरा साधन उपलब्ध है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खाना नहीं खाने दे रही, क्योंकि यहाँ तो आटा चावल दाल रखे, कच्चे कच्चे रखे। अब आप इन्हें पका कर ही तो खाओगे, कच्चे थोड़ा ना चबा जाओगे। आटे को रूखा थोड़े ना भसक लोगे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आटे की रोटी बनानी पड़ेगी, तब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको भूख बहुत तेज लगी है, खाने की आवश्यकता है और आटा दाल चावल भी आप लेकर आए हो, लेकिन आपके घर में गैस ख़त्म हो गई या चूल्हा नहीं जल रहा या कोई और साधन नहीं है जिस पर रख कर रोटी बनाई जा सके या खाना पकाया जा सके। तो जहाँ पर ये समस्या आ गई, जहाँ पर ये बात हो गई कि कोई बाधा पैदा हो गई हमारी आवश्यकता और हमारे साधन के बीच में, यदि कोई बाधा पैदा हो रही है क्योंकि जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने ही नहीं दे रही, तो उसे कहते हैं समस्या। तो यहाँ गैस ख़त्म हो जाना या फिर चूल्हे में लकड़ी ना होना, ये सब एक समस्या ही तो है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जब आवश्यकता की संतुष्टि के साधन आपके पास हों लेकिन मार्ग में कोई बाधा पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं समस्या। ठीक है, और यहाँ देखिए, जॉन सी टार्नसेट ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था, समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। इनको, इनके की पॉइंट्स देख लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन्होंने कहा था समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। और जो कर्लिंगर है उन्होंने कहा समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक चल राशियों में सह संबंध ज्ञात किया जाता है। ओके, अब देखिए समस्या के स्रोत कितने? तो समस्या के 2 स्रोत हैं। समस्या के 2 स्रोत हैं।
इनकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, आप देखते जाना। यहाँ देखिए, समस्या के चयन के लिए ये जानना आवश्यक होता है कि समस्या का चयन कहाँ से किया जाए। दूसरा, स्रोत क्या क्या है। इस क्षेत्र में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निम्न स्रोतों को बतलाया। तो क्या क्या स्रोत बतलाए शिक्षा शास्त्रियों ने। तो देखो, ये अल्मॉक थे, इन्होंने अपने अध्ययन में 4 साधनों को बताया। समस्या के 4 साधन क्या क्या हो सकते हैं कि आप समस्या कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। इन्होंने ये बात बताई कहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक अभिलेखों से आप समस्या ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने साधन बताया अल्मॉक ने कि आप ऐतिहासिक अभिलेख जो होते हैं ना, उनसे समस्या ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकाला जा सकता है। अब देखो, इसका उदाहरण जो अभी हमने आपको जो उदाहरण दिया था खाने वाला, उसमें ऐतिहासिक अभिलेखों को ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, अभी आपने देखा था कि आपको भूख लगी थी, आपको आवश्यकता थी खाने की, आपको आवश्यकता थी खाने की, हैं। ये क्या क्या मैसेज आ जाते हैं इसमें। आवश्यकता थी आपको खाने की, आपके सामने आटा रखा हुआ था, लेकिन आप उसे खा नहीं पा रहे क्योंकि आपको रोटी चाहिए। तो अब बाधा क्या आ रही है कि बीच में गैस नहीं है ना, गैस नहीं है, गैस ख़त्म ही तो हो गई है। तो अब क्या है, समस्या हो गई कि गैस नहीं है, समस्या हो गई कि आग नहीं जल पा रही, समस्या हो गई कि हमारे चूल्हा नहीं जल रहा, तभी तो हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं। आवश्यकता तो है खाने की, लेकिन खा नहीं पा रहे क्योंकि आटा सूखा नहीं खा सकते हम। अब हम इसको इनके आधार पर कैसे देखेंगे। इन्होंने 4 साधन बताए ना समस्या ढूंढने के, तो 4 साधन ये है कि ऐतिहासिक अभिलेखों द्वारा। अब हम क्या करेंगे, हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि जब पहले लोगों के पास खाना हुआ करता था, लेकिन उन्हें बनाने की कोई सामग्री नहीं होती थी, तो वो लोग खाना कैसे खाते थे। तो हम ऐतिहासिक अभिलेखों में जाएंगे, यानी प्राचीन काल के जो लोग हैं ना, जो आदि मानव टाइप के लोग हुआ करते थे, क्या वो भी ऐसे मतलब बिना खाने को पकाए खाना खा लिया करते थे, या फिर उन्होंने भी किसी तरह से आग का विकास किया था, है पाषाण काल में आग का विकास किया था क्या। तो हम लोग ऐतिहासिक अभिलेखों के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, और जब हम पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ भैया, पहले भी पत्थरों के द्वारा आग जलाई गई। पहले तो वो कच्चा खाना खाते थे, लेकिन फिर जब पत्थरों को रगड़ के आग जलाई गई, तब भोजन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐतिहासिक अभिलेखों का इसमें प्रयोग हो गया। दूसरा देखिए, अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकालना। यह अंधकारपूर्ण क्षेत्र क्या है। अंधकारपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर यही है कि जो समस्या प्रकट कर रहा है ना, समस्या तो दिखाई तो दे रही है कि हाँ भाई, अग्नि नहीं जल पा रही, इसलिए भोजन नहीं बन पा रहा। तो यह अंधकारपूर्ण क्षेत्र जो है, इसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि भैया अग्नि का जलना ही अंधकारपूर्ण क्षेत्र में आएगा या फिर अग्नि बुझ रही है उसका आएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अंधकारपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर ढूंढ निकाला जाएगा कि भैया वास्तविकता में अंधकारपूर्ण क्षेत्र वो है जिसमें अग्नि की व्यापकता है, क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो खाना बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ऐसे स्थलों को ढूंढ निकाला जाए जिनके निष्कर्षों की विधिवत जांच नहीं की गई हो। अब इसमें स्थलों को ढूंढ निकालने की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ आपको जो उदाहरण दिया है आप उसके हिसाब से ही समझना, ठीक है। और क्या है, और चौथा है, विषय से संबंधित गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। अब विषय से संबंधित यानी कि आपका जो विषय है ना, जैसे खाने की जो समस्या है, जैसे आग नहीं जल रही इसलिए खाना नहीं पक रहा, तो आग कैसे जली, पहले आग कैसे जलती थी, गैस थी या नहीं थी, चूल्हा कैसे जलता था, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग एक गोष्ठी करेंगे, एक सम्मेलन सभा करेंगे। उन लोगों के द्वारा हम लोग पूछेंगे कि भैया जब पहले आग नहीं थी तो खाना कैसे खाते थे लोग, क्या सूखा खाते थे, क्या सूखा आटा भभकते थे या क्या करते थे, तो ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपके इसी खाने वाले उदाहरण से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। आगे देखिए, आगे जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार समस्या के 4 स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत है समस्या के, यहाँ आप देख लेना, नीचे लिखे हुए इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरी सेकंड यूनिट ख़त्म करनी है आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। समस्या के इन्होंने 4 स्रोत बताए, पहला उधर था और 2, 3, 4 यहाँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अब ये क्या है, इतने मैसेज आ रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ के कैसे मैसेज आ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। यहाँ देखिए, उपयुक्त विद्वानों द्वारा बतलाए गए समस्या के स्रोतों पर विचार करके यदि सबका विश्लेषण ढंग से अध्ययन किया जाए तो निम्नलिखित साधनों तथा विधियों द्वारा अनुसंधान के लिए समस्या का चुनाव सरलता से किया जा सकता है। अब स्रोत क्या क्या है, मुख्य रूप से प्रलेखी स्रोत है और पुस्तकालय स्रोत है। प्रलेखी स्रोत और पुस्तकालय स्रोत में आप अंतर जानते हो, किस चीज़ के स्रोत हैं ये समस्या को चुनने के स्रोत हैं कि समस्या आप कहाँ से चुन सकते हो, किन किन डॉक्यूमेंट्री को उठाकर आप समस्या देख सकते हो। ये खाने वाली समस्या तो हमने एक नॉर्मली सी घर की बताई है, लेकिन यहाँ तो आप जब अनुसंधान करोगे
तो क्या खाने वाली समस्या को थोड़ी ना लोगे, लेकिन वहाँ तो केवल एक उदाहरण स्वरूप बताया था, ठीक है। प्रलेखी स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रलेखी स्रोत में सारे सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज आते हैं, है ना। ऐसे दस्तावेज आते हैं जिसमें स्थानीय समाचार हो, चाहे जनगणना प्रकाशन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसे दस्तावेज आते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स में, प्रलेखी स्रोत में, जिनमें वर्णनात्मक सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। ऐसे स्रोत जिनमें वर्णनात्मक सामग्री आराम से उपलब्ध हो जाए, वही प्रलेखी स्रोत कहलाते हैं, समस्या को ढूंढने वाले, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? गैर सरकारी, सरकारी, जनगणना प्रकाशन, ये सारी चीज़ आती हैं। दूसरा होता है पुस्तकालय स्रोत। पुस्तकालय के नाम से आप समझ रहे होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, जिन पे और जहाँ पर अनुसंधान से रिलेटेड सारी चीज़ रखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े समाचार पत्र भी रखे हैं, और क्या क्या रखा है, और यहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान का संग्रह भी है, ठीक है। तो ये पुस्तकालय स्रोत आप समझ गए। एक पुस्तकालय होता बड़ा सा, पता ही आपको, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च की बुक भी रखी रहती हैं, वहाँ और भी आपकी पढ़ाई से संबंधित किताबें रखी रहती हैं। तो पुस्तकालय स्रोत तो इसमें से आप ले सकते हो समस्या, इनमें से किसी भी किताब को लेकर समस्या ढूंढ सकते हो, क्या कर सकते हो, तो उस तरह से। और प्रलेखी स्रोत में आप देख ही चुके हो, इसमें सारे क्या आते हैं? दस्तावेज वगैरह आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान संग्रह किए जाते हैं पुस्तकालय स्रोत में, जिनके आधार पर शोध समस्या के बारे में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। अब जो स्रोत है ना, देखिए वैयक्तिक स्रोत, तीसरा वैयक्तिक स्रोत है। तो इसमें क्या है, इस क्षेत्र में दो स्रोत आते हैं। वैयक्तिक स्रोत का मतलब क्या है? किसी इंसान से रिलेटेड है ये, ठीक है, वैयक्तिक स्रोत। तो इसमें दो स्रोत आते हैं। पहला पेशेवर व्यक्ति। अब पेशेवर व्यक्ति है, इससे क्या है, जिससे वार्तालाप करके आप समस्या ढूंढने की कोशिश करते हो या की जाती है, क्योंकि उन्हें संबंधित आंकड़ों का सही जानकारी होती है। अब वही वाला उदाहरण ले रहे हैं हम, खाने वाला ही, कि आप यदि किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से पूछोगे, प्रोफेशनल व्यक्ति बोले तो खाने से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा, जैसे आप अपनी माँ से पूछोगे, आप अपनी दादी से पूछोगे, आप किसी शेफ से पूछोगे, आप किसी कुक से पूछोगे कि भैया हमारे पास खाना भी है, मतलब भोजन बनाने की सामग्री भी है, और हमें भूख भी लगी है, लेकिन हम भोजन नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे बनाएं भोजन, मतलब आग कैसे लगाएं जिस पर रख के भोजन पकाया जा सके। तो आप उनसे पूछोगे ना। तो जो इस चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो पेशेवर व्यक्ति हैं, जिनका काम ही ये है, आप उनसे वार्तालाप करके कोशिश करोगे, समस्या ढूंढने की कोशिश करोगे, उस समस्या का निराकरण करने की, है ना। तो उस तरह से ये। अब देखिए प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान कार्य में लगे व्यक्ति, अब जो से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो से डायरेक्टली लगे हों, उनसे बात करोगे। लेकिन ये सब काम कब हो पाएंगे पता है? आप इन सब कामों का निराकरण, इन सब कामों के समस्या का समाधान और इन सब कामों की खोज कब कर पाओगे? जब पहले आप एक जिज्ञासु व्यक्ति होने चाहिए। पहले आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना ही जानना है, क्योंकि जब तक आप क्यूरियस पर्सन नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ के बारे में कभी भी रिसर्च नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले एक रिसर्चर को ही हमेशा यही चाहिए कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासु भाव होना चाहिए, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जब आप जिज्ञासु हो तो अब आप क्या करोगे? आप संबंधित साहित्य का अध्ययन करोगे। संबंधित साहित्य बोले तो आपको रिसर्च करना है कि आग कैसे जलती है, या आग नहीं जलती थी तो हम लोग कैसे खाना पकाते थे या कैसे खाना खाते थे, आपको ये अध्ययन करना है। तो आप क्या करोगे? आप उससे रिलेटेड साहित्यों का अध्ययन करोगे, उससे संबंधित आप और किताबों को उठाओगे और देखोगे कि प्राचीन काल में कैसे होता था, आधुनिक काल में कैसे आग जलाते थे और कैसे भोजन पकता था, और मध्यकाल में कैसे होता था। आप उससे संबंधित जितने साहित्य होंगे, जहाँ जहाँ ये लिखा होगा आग के बारे में, जहाँ जहाँ चर्चा होगी, आप वो सारे साहित्यों का अध्ययन करोगे, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ है। तीसरा क्या है? सिद्धांत के द्वारा नई समस्याओं के स्रोत। अब सिद्धांत द्वारा नई समस्याओं के स्रोत। अब एक समस्या केवल एक नहीं होती, समस्या में से अनेक समस्या निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। और देखिए ज्ञान का अधूरापन, यानी कि गैप इन नॉलेज। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को ले रहे हो और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो बड़ी समस्या का विषय है। फिर आपकी समस्या में भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे आपने एक विषय ले लिया, आपने रिसर्च का एक विषय ले लिया कि आकाश में तारे क्यों निकलते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने एक विषय ले लिया रिसर्च के लिए कि आकाश में तारे क्यों निकलते हैं। अब आप इसको एक शोध प्रकरण बना रहे हो, यानी कि शोध का, रिसर्च का टॉपिक बना रहे हो कि आकाश में निकलने वाले तारों का अध्ययन और उनका आकाशपथ प्रभाव। आपने ये टॉपिक ले लिया, यानी कि आपने ये समस्या ले ली। अब एक बात बताओ, इसके लिए आप क्या आकाश में जाओगे? हाँ, आकाश में तो जाओगे नहीं। इसके लिए आप कुछ किताबों खोज सकते हो,
लेकिन उन किताबों को खोज कर भी क्या होगा, क्योंकि आप आकाश में जा ही नहीं पाओगे, है। और ऐसा तो नहीं आप एस्ट्रोनॉट बन के चले जाओ वहाँ, या ऐसा तो, या फिर उसकी खोज करने के लिए स्पेशली कोई हेलीकॉप्टर करके ले आओ आकाश तारा मंडल तक, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भैया जो समस्या के विषय में अधूरा ज्ञान होता है वो बड़ा दिक्कत दे देता है ना। तो समस्या भी ऐसे चुनाव करो जिस पर आपका थोड़ा जानकारी हो, जिस पर आप आंकड़े इकट्ठे कर पाओ, ऐसी समस्या इकट्ठी करनी चाहिए, ठीक है। तो यह जो ज्ञान का जो अभाव है ना वो बड़ा दिक्कत देता है। आपने कोई भी समस्या ली है तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। उसका ज्ञान आपको थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ऐसा नहीं केवल आपने नई नई चीज़ ले ली बस हो गया काम। वो थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक ने अपना एक अनुसंधान किया था और उन्होंने ये सोचा था कि देखते हैं समस्या उत्पन्न कैसे होती है, और जब एक जानवर समस्या में पड़ जाता है तो वो उस स्थिति से निकलता कैसे है। तभी तो थॉर्नडाइक ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो बिल्ली पर जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था थॉर्नडाइक ने जो किया था, तो उसमें क्या देखा था कि बिल्ली बार बार गलती कर रही थी और फिर गलती करने के बाद उसमें सुधार भी आया, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी फिर थॉर्नडाइक ने बनाकर तैयार कर दी वही। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि समस्याएं जितनी आती रहती हैं व्यक्ति उन पर व्यवहार करता रहता है, उन पर बार बार भूल करता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सही काम करना शुरू कर देता है। लेकिन पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ लेना ध्यान से। हम तो आपको बहुत कम हल्का हल्का समझा दे रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ना ध्यान से। और आप समस्या के बारे में और कैसे आप अच्छी तरह खोजबीन कर सकते हो। अनेक प्रकार के सेमिनार बैठाकर, सेमिनार आप जानते हो एक बड़ा सा असेंबली हॉल होता है, वहाँ पे लोगों को बैठाया जाता है, आप स्टेज पर होते हो और आप बोलते हो, इस तरह से भी होता है ना। और फिर देखिए अनुसंधानों से उत्पन्न नई समस्याएं। इसमें क्या, रेडियम पर शोध करते हुए वैक्वल ने देखा कि उसकी जेब में रखे हुए रेडियम से उनकी त्वचा के ऊतकों पर प्रभाव पड़ने लगा। बाद में स्थिति के आधार पर रेडियम का उपयोग कैंसर के उन्मूलन के लिए किया जाने लगा। जब आप किसी चीज़ का रिसर्च करते हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपने जो भी शोध प्रकरण लिया है, आपने जो भी समस्या ली है, जब आप उस पर रिसर्च करते हो ना तो उसके एक पॉइंट के साथ साथ अनेकों पॉइंट जुड़ते चले जाते हैं। आपकी वो समस्या केवल एक नहीं रह जाती बल्कि अनेक समस्या बनकर तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो और फिर उन्हीं समस्याओं में जब अनेक समस्या बनकर तैयार हो जाती हैं तो उन समस्याओं में कोई एक ऐसी समस्या सामने आती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, आपको कोई नई चीज़ सिखाकर जाती है, जैसा यहाँ हुआ, ठीक है। आगे देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति से उत्पन्न समस्याएं, यहाँ पढ़ते चले जाना, ठीक है। हमने हाईलाइट कर दिया, पढ़ लेना। अनुसंधानकर्ता एवं दूसरों का अनुभव, यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा काम देता है, और आपके साथ साथ आपके जितने मिलने वाले हैं उनका भी एक्सपीरियंस यदि आपको मिल जाए तो वो बड़ा काम देता है, ठीक है। वही आग जलाने वाली बात, आपने तो देख ही लिया कि आग जल नहीं पा रही, लेकिन जब आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं जलेगी भाई, पत्थर से पत्थर की आग जल जाएगी, और ऐसे भी ना जले तो माचिस से आग जल जाएगी, वो आपको अनुभव देंगे, ठीक है। और परस्पर विरोधी अनुसंधानों की उपलब्धियाँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो परस्पर विरोधी काम होते हैं, लेकिन वो दोनों ही काम कुछ नई सीख देकर जाते हैं, तो उसमें इस तरह से बताया गया है, ठीक है। जैसे हैना वाल्ट ने बताया था कि भूल भुलैया का अधिगम पूर्ण विधि द्वारा अधिक शीघ्रता से होता है, यानी भूल भुलैया का जो अधिगम होता है ना वो पूर्ण विधि द्वारा यानी कि होल मेथड द्वारा जल्दी होता है। लेकिन इन्हीं के कुछ सहपाठी थे पेस टाइम और उनके कुछ सहयोगी थे, उन्होंने ये बताया कि जो भूल भुलैया का अधिगम है ना, यानी भूल भुलैया की जो लर्निंग है ना, हम अंश विधि द्वारा सीख सकते हैं। किसके द्वारा? अंश विधि यानी कि पार्ट मेथड द्वारा सीख सकते हैं। पर हैना वाल्ट ने बताया था कि भूल भुलैया का जो लर्निंग है हम पूर्ण विधि से सीख सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जो सहयोगी थे इन्होंने बताया कि हम अंश विधि द्वारा सीख सकते हैं। तो दोनों ही आपस में विरोधी है ना, ये पूर्ण की बात कर रहे हैं, ये अंश की बात कर रहे हैं, दोनों विरोधी हैं। लेकिन बात क्या हुई, इन दोनों ही स्थितियों में उपलब्धियां प्राप्त हुई ही हुई और नई नई शोध समस्या निकल कर आई, ठीक है। नई नई शोध समस्याएं, आपको समस्या ही तो लेनी थी, समस्या को तो चुनाव करना था, तो वो हुआ, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे आप समझते हैं ना, ये सब इजी है, आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ज्ञात तथ्यों की व्याख्या, जनसंचार माध्यम, कुछ अलौकिक घटनाएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आराम समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्या, अधिकतर जो रिसर्चर होते हैं ना
वो अधिकतर इन्हीं समस्याओं पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इजी पड़ जाती हैं ये। रिसर्चर अधिकतर इन्हीं समस्याओं पर रिसर्च करते हैं। सामाजिक समस्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों के ध्यान को मुख्य रूप से आकर्षित करने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो लैंगिक असमानता, ये लड़की है ये लड़का है, तो लड़की लड़का के गुण दोष देखिए, या इनमें कौन होशियार और कौन इनमें डल है वो देखिए, ठीक है, या पढ़ने में कौन होशियार है या पढ़ने में कौन एकदम बेकार है वो देखिए। तो यहाँ वो समस्याएं आ जाती हैं। या फिर समाज में इनकी क्या उपयोगिता है वो आ जाती है। दूसरा, आधुनिकरण का प्रभाव, भ्रष्टाचार, मद्यपान, जातिवाद, गंदी बस्तियाँ, महिला सशक्तिकरण, ये तो टॉपिक ऐसे हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो भैया बहुत ऊपर उठी हुई हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो आजकल अधिकतर रिसर्चर इन्हीं को लेते हैं अधिकतर। अब ये नहीं है कि ये रिसर्चर इन्हें लेते तो आप भी इनको लेने लग जाओ, आप भी अपनी समस्या ऐसी देखो जो कुछ स्पेशल हो, अच्छी हो। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखना, समस्या का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो पहले कोई ले चुका हो, मतलब पहले उस पर काम किया जा चुका हो, तभी आप उसे रिसर्च में ले सकते हो। आपने कोई एकदम अचानक से एकदम बहुत नई समस्या ले ली, जैसे हमने आपको बताया कि आकाशमंडल में तारे हैं तो क्यों है, हाँ, यदि आपने ऐसी समस्या ले ली तो खोज खोज के मर जाओ, लेकिन उनका आंसरिंग नहीं मिलेगी। आपने ऐसी समस्या ले ली कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और उसको कितने कोड़े पड़ते हैं, क्या होता है, तो भैया खोज खोज के परेशान हो जाओगे, डिवाइन थ्योरी में जाना पड़ेगा और फिर भी साक्ष्य पूरे मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी सब समस्या नहीं लेनी है। ओके, क्या करना है कि आपको समस्या ऐसी लेनी है जिस पर पहले एक आध बार काम हो चुका हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ सैलेज, जहोदा और जो और लोग थे, उन्होंने समस्या निर्माण के लिए निम्नलिखित 3 स्रोत बताए थे कि समस्या का निर्माण आप कैसे करो। तो 3 स्रोत बताए मुख्य रूप से। क्या क्या बताए कि सबसे पहले तो क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है, क्रमबद्ध तत्परता होनी चाहिए। दूसरा, उपलब्ध साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। क्रमबद्ध तत्परता क्या मतलब क्या है? अवलोकन के द्वारा विषय वस्तु में क्रमबद्ध तत्परता, यानी आपने कोई चीज़ देखी और तो उसमें आपने सोचा कि भैया यार इसमें क्रमबद्धता में रखनी है। अभी हमने देखा है कि हम खाना बना रहे हैं लेकिन माचिस वो आग नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माचिस का प्रबंध करेंगे, फिर हम चूल्हा बनाएंगे, फिर हम चूल्हा जलाएंगे, क्रमबद्धता होगी एक, ठीक है। और उपलब्ध साहित्य का अध्ययन, आपने इससे रिलेटेड जितने भी साहित्य पढ़े कि किस उसमें आग जलाने की क्या विधि थी, इसमें क्या विधि है, वहाँ पहले क्या होता था, यहाँ पहले क्या होता है, सारी चीज़ पढ़ोगे तो उपलब्ध जितने साहित्य उनका अध्ययन आप करोगे, ठीक। फिर अध्ययन क्षेत्र के विषय में अनुभवी व्यक्तियों से वाद विवाद करोगे, आप उनसे सारी चीज़ें जान लोगे, ओके। तो इस तरह से आपका ये होगा। आगे की आप सब पढ़ते जाना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ के देख लिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। अच्छा, ये सब आपका हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ शोध समस्या से आप क्या समझते हैं। अब सब वही बात आ गई, शोध समस्या से आप क्या समझते हैं। जो शोध समस्या हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि शोध समस्या है क्या, वही यहाँ पर बात दोबारा से पूछी जा रही है। शोध समस्या का मतलब क्या है? हाँ, रिकॉल करो, ध्यान करो, आप ध्यान करो कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और आपके पास साधन भी उपलब्ध है, लेकिन आवश्यकता होने के बावजूद भी, साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी एक ऐसी बाधा बीच में पैदा हो गई जो आपको उन साधनों का उपयोग नहीं करने दे रही, तो वही तो समस्या है, ठीक है, ओके। तो यही समस्या है। तो यहाँ पर जो लिखा है शोध समस्या से आप क्या समझते हो, तो आप समझ ही गए क्या है। अब आगे देख लीजिए, अनुसंधान समस्या की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या होती हैं। इसमें टोटल 8 समस्याएं हैं, इसकी 8 विशेषताएं हैं समस्या की, हमने लिख दिया, ये 8 हैं, आप ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इस समस्या की जो 8 विशेषताएं हैं वो सब हमने यहाँ पर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और ऐसे ही हाईलाइट में ही पूछे जाएंगी, अंदर वाली चीज़ों को मुश्किल पूछेंगे लोग, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आई होप ले चुके होंगे। ये देखिए, अच्छा, अब ये है कि अनुसंधान समस्या के चयन से संबंधित कुछ व्यवहारिक तथ्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं वही बात कि सबसे पहले यदि आप कोई समस्या चयन कर रहे हो या फिर आप एक रिसर्चर हो, तो आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपकी उस क्षेत्र में रुचि होनी चाहिए। जैसे आप ये सर्च कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की आधुनिक समय में उपयोगिता, आप ये कर रहे हो, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है,
आप भगवान वगैरह की थ्योरी बहुत पढ़ते हो, भगवान की कहानियों को बहुत सुनते हो, कृष्ण भगवान से बहुत प्रेरित हो आप, तो आपने एक टॉपिक ले लिया कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की आधुनिक समय में उपयोगिता। आपने जैसे ये टॉपिक लिया तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपकी रुचि होनी चाहिए इस टॉपिक में। यदि आपकी रुचि इसमें नहीं है, आप कह तो रहे हो भगवान श्री कृष्ण के उस जीवन चरित्र को, लेकिन आप रुचि रख रहे हो कंस के जीवन चरित्र में, तो भैया आपका रिसर्च अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हो, जिस समस्या को आप पकड़ के बैठे हो, आप उसी समस्या में रिसर्च करो, ठीक है, यानी कि आपकी रुचि होनी चाहिए उसमें। ओके। दूसरा, अनुसंधानकर्ता की अभिक्षमता, यानी कि आप ये ज़रूर देख लेना कि आप जब श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को आप देखना चाह रहे हो तो क्या आप देख पाओगे, मतलब आप कोशिश करोगे तो आप देख पाओगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं रिसर्च कैसे कर पाऊँगा, किताब कहाँ से लाऊँगा, कॉपी कहाँ से इकट्ठा करूँगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, मथुरा वृंदावन दाऊ जी कैसे जाऊँगा, और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको अपना एप्टीट्यूड चेक करना पड़ेगा। रिसर्चर का जो एप्टीट्यूड होता है ना, उस टॉपिक के लिए होना चाहिए पूरा, तब तो वो उस टॉपिक को क्लियर कर सकता है, तब तो वो उस रिसर्च को कंप्लीट कर सकता है। नहीं तो कंप्लीट रिसर्च नहीं हो सकती, वो वहीं के वहीं बीच में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो रिसर्चर की एप्टीट्यूड देखना पड़ता है कि वो इसके योग्य है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण के ऊपर वो रिसर्च करना चाह रहा है और रावण जैसी प्रवृत्ति रख रहा है या कंस जैसी प्रवृत्ति रख रहा है या एक नास्तिक प्रवृत्ति रख रहा है, तो कैसे वो उसके बारे में रिसर्च कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि वो उसके योग्य है या नहीं। तीसरा देखिए व्यय। देखो अब जब रिसर्च कोई करता है ना, रिसर्च में भैया थोड़ा पैसा नहीं बहुत पैसा लगता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं, बहुत स्रोत इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत पेपर्स बनाने पड़ते हैं, बहुत पैम्फलेट्स बनवानी पड़ती हैं। तो भैया इतना पैसा है या नहीं जिससे रिसर्च कर पाओ, तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, और उसके अलावा अध्ययन का समय, आपके पास स्टडी के लिए टाइम है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो किसी चीज़ की तो उसमें आपको 1 आध साल नहीं 4 5 6 साल देनी पड़ती हैं। रिसर्च आप 1 साल में कभी नहीं कर सकते। यदि आप वास्तविक रूप से रिसर्च करोगे तो आपको उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, कम से कम 5 साल कम से कम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास आपको टाइम देखना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे रिसर्च होती हैं जिनमें 20-20 सालों का समय लग जाता है। तो टाइम देखो कि टाइम आप मैनेजमेंट कर पाओगे या नहीं, टाइम है या नहीं आपके पास ये रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और फिर अनुसंधान समस्या नैतिक मूल्यों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। आप जिस चीज़ आपने जो समस्या ली है, जैसे आपने समस्या ये ली है कि अभी हमने जो आपको जो बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की आधुनिक समय में उपयोगिता, आपने ये समस्या ली है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ये नैतिक मूल्यों के विपरीत नहीं है, ये तो नैतिक मूल्यों को सिखाने वाली समस्या है, यानी कि अच्छी समस्या है। लेकिन आप समस्या इसके अलावा कोई और दूसरी इस तरह की ले लो जिसमें नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा हो। मतलब आप ऐसे ले लो कि कोई कटाक्ष कसते हुए एक समस्या आप तैयार कर लो, है ना, जो नैतिक मूल्यों का हनन कर रही हो। अब नैतिक मूल्यों का हनन करने के लिए जैसे आपने समस्या ले ली कि माता पिता के कार्यों की बालक के जीवन पर पड़ने वाले अनैतिक व्यवहार की उपयोगिता, ठीक है, अनैतिक व्यवहार की उपयोगिता, या माता पिता के पीटने पर बालकों आप ऐसी वो ले लो कि माता पिता के पीटने पर बालकों की प्रवृत्ति में होने वाले अंतर का अध्ययन, ठीक है। आपने ऐसी समस्या ले ली कि माता पिता के पिटाई लगाने पर या माता पिता के पीटने पर बालकों की प्रवृत्ति में होने वाले अंतर का अध्ययन, कि प्रवृत्ति कैसे बदल जाती है, आपने ऐसे ले ली। तो भाई ये समस्या तो बड़ी गंदी सी लग रही है, ये नैतिक मूल्यों के विपरीत है। अब एक बताओ, माता पिता अपने बच्चों को डांट भी सकते, प्यार भी करते, डांट भी तो सकते हैं। बच्चा गलती करता है तो माता पिता डांट भी तो सकते हैं। तो आपकी जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम हो आपकी हो, वो आपके एथिक्स वैल्यू, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनके विपरीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। आप इसकी जगह ये ले लेते हैं कि माता पिता के व्यवहार का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या माता पिता के प्रेम का बच्चों के प्रभाव पर क्या अध्ययन करना, मतलब इस तरह से आप ले सकते हो कुछ। तो ठीक है, नैतिक मूल्य के विपरीत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। असाध्य समस्या, और सबसे बड़ी बात कि समस्या ऐसी हो जिसका कोई निराकरण हो सके, समस्या ऐसी ना हो कि जिसका कोई निराकरण ही ना हो सके। जैसे आपको वही बताया कि आकाश में तारे हैं तो क्यों हैं,
आप खोजते खोजते रह जाओ, उसका कोई निराकरण नहीं है। आपसे पहले 2-4 लोग और भी आए थे, उनको भी नहीं पता चला, तो आपको क्या पता चलेगा? आप ऊपर थोड़ा ना घूमोगे, ठीक है। तो समस्या असाध्य नहीं होनी चाहिए, साध्य होनी चाहिए, ठीक है। और नवीनता नई होनी चाहिए, थोड़ी सी नई हो, ऐसी हो कि लोग जिज्ञासु बने उसे सुनने के लिए, समझने के लिए, ऐसी हो, ठीक है। तो असाध्य समस्या में उदाहरण दे रखा है। ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि अंडे से पहले मुर्गी आई, मुर्गी से पहले अंडा आया, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने देख लिया ये। अब देखिए समस्या, सोच समस्या के मूल्यांकन के मानदंडों को बताइए। तो उसके मानदंड क्या क्या हैं और समस्या की परिभाषा बताने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सोच समस्या के चयन के अधिनियम के सिद्धांत क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ। तो आप ये देख लीजिए, हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये। हमने पढ़कर देखा था, हमें बड़ा अच्छा लगा ये। शांत भाव से आप बैठकर पढ़ोगे तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसमें बताइए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या कथन होता क्या है। यहाँ पूरी चीज़ बताई गई है, आप इसे पढ़ लेना। तो मुख्य रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है, रिसर्च का उद्देश्य होता है किसी समस्या का निष्पक्ष हल ढूंढना, ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समस्या का निष्पक्ष हल ढूंढना, ठीक है। और समस्या की विशेषताएं जो उसमें टोटल 10 गुण आते हैं। कितने गुण आते हैं? 10 गुण आते हैं। तो कौन कौन सी गुण हैं? देखिए आपने जो समस्या चुनी है ना, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ये बता रहे हैं। सबसे पहली बात, समस्या स्पष्ट होनी चाहिए और मूर्त रूप में होनी चाहिए। स्पष्ट बोले तो मतलब दिखना चाहिए कि हाँ ये परेशानी है, आग नहीं जल रही तो हाँ ये परेशानी है, ये समस्या है। मूर्त रूप में होनी चाहिए, आप उसे देख सको, छू सको, समझ सको। विचारों में समस्या नहीं हो, समस्या कैसी हो आपके सामने मूर्त रूप में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए, सॉल्यूबल होनी चाहिए वो, और उचित परिकल्पना बन सके। हाँ, परिकल्पना का मतलब होता है ये परिकल्पना जो होती हैं ये संभावित समाधान होते हैं किसी भी समस्या के। उस दिन हमने आपको बताया था ना, 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही थी और हम बैठकर सोचने लगे कि लड़ाई क्यों हो रही है। हो सकता है इसने इसकी पेंसिल छीन ली हो सकता है इसने इसकी किताब फाड़ दी हो। तो परिकल्पना ही तो हम बना रहे हैं, हाँ ये परिकल्पना ही तो है जो हमें तैयार कर रही है, हमारे माइंड को तैयार कर रही है सोचने के लिए, है ना। तो ये संभावित समाधान ही तो, हमें तो नहीं पता कि उनके बीच में क्यों झगड़ा हुआ है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने एक परिकल्पना तैयार कर ली मनी मन में, है ना। तो समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें परिकल्पना का निर्माण हो सके, ठीक है। समस्या के समाधान से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लाभ भी होना चाहिए। आप ऐसी समस्या लो जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कोई लाभ हो, ऐसे नहीं यूं ही आपने उठा ली समस्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बता रहे थे श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र का आधुनिक समय में उपयोगिता, तो इसमें तो कर्म धर्म सबका ही, और नैतिकता, कर्म धर्म नैतिकता, इसमें सब चीज़ को ही लाभ होगा, है ना। क्योंकि व्यक्ति धार्मिक बनेगा और कर्म में भी निपुण रहेगा, और क्या होगा, और वो तार्किक भाव से भी सोचेगा, ठीक है। देखिए समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत अधिक समय ना लगे और बहुत शक्ति और बहुत धन का व्यय ना हो, अपव्यय ना हो, ठीक है। और देखिए समस्या मापन की सीमा में हो, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समस्या समाधान करने में लगे रहे हो तो लगी रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 किताब पढ़नी है तो 10 की 20 उठा के देख ली और आप समझ किसी में से कुछ नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड रखो कि भैया मुझे 10 किताबों में से छांटना है, देखना है, समझना है, ठीक है। ऐसे देखो। और समस्या की व्यवहारिकता विशेषताएं, समस्या की जो व्यवहारिक विशेषता होंगी वो क्या क्या होंगी। एक तो समय धन शक्ति का ध्यान रखवाया जाए कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम लें रिसर्च के लिए तो आप समय का, शक्ति का और धन का ध्यान रखें कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना इसमें चाहिए। दूसरा, निर्देशन की उपलब्धि, आपने जो भी कोई टॉपिक लिया है रिसर्च के लिए तो आप पहले ये देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप उस पर रिसर्च कर पाओगे या नहीं, और दूसरी बात ये कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड निर्देशन मिलेगा या नहीं, यानी कि आपके कोई जो प्रोफेसर आपको गाइड करेंगे कि नहीं उस समस्या को लेकर। तो आपको दोनों चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, निर्देशन की उपलब्धि है या नहीं, यानी कि हमारे टीचर हमें निर्देश करेंगे या नहीं, हमें समझाएंगे या नहीं, और दूसरा इन चीज़ों के ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आपका ही हो जाएगा। दूसरे क्या, समस्या चयन के अधिनियम या सिद्धांत कितने हैं, तो ये 6 हैं टोटल। इन 6 को आप पढ़ लेना कि समस्या नवीन होनी चाहिए, समस्या अनुसंधानकर्ता की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, वही हम आपको बता चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, अच्छा जैसे ही आपने समस्या चुनी, आपने कोई समस्या चुन ली, ठीक है, आपने कोई भी समस्या चुन ली, जैसे हमने आपको बताया, वही बता रहे हैं हम दोबारा से आपको कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का आधुनिक समय में उपयोगिता, हमने ये समस्या चुन ली, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के आधुनिक समय में उपयोगिता या आधुनिक मानव पर उपयोगिता का अध्ययन, हमने ये समस्या चुनी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमने जो समस्या चुनी है वो इन सारे फैक्टर्स से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती, यानी कि इन सारे फैक्टर्स पर खरी उतरती है या नहीं उतरती, यानी कि इन सारे फैक्टर्स पर हम लोग विचार करें तो सब में सकारात्मक हमें उत्तर मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या मेरी रुचि है इस समस्या में? तो हाँ बिल्कुल रुचि है, मुझे भगवान कृष्ण की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, तो भैया हाँ बिल्कुल रुचि है। दूसरा, क्या यह समस्या नई है? हाँ बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि आजकल लोग भगवान कृष्ण की कहानियाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उनके चरित्र का प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज पर, या उनका चरित्र कैसा था, उनकी वास्तविकता को लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो समस्या नहीं है। किसी ने इस पर वो किया है नहीं किया वो बात की बात है, ठीक है। और क्या यह समस्या सैद्धांतिक व्यवहारिक है? बिल्कुल दोनों ही है। और क्या इस समस्या पर कार्य करने की क्षमता क्या मुझ में है? हाँ भैया क्षमता भी है। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब है समस्या का परिभाषीकरण। तो समस्या का परिभाषीकरण यहाँ पर किया गया है। समस्या को परिभाषित करने का अर्थ है कि उसे विस्तृत रूप से और ठीक प्रकार से सुनिश्चित बनाया जाए, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ समस्या के तत्वों का विश्लेषण किया गया है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, है ना। तो आप इसको चेक कर लीजिए, 9 प्रकार से है, ये सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समस्या का थोड़ा वर्गीकरण टाइप से किया गया, समस्या की स्थिति कैसे हो सकती है, तथ्य क्या क्या होंगे, व्याख्या कैसे होगी, वो सब दे रखा है, कोई ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, गुड। देखो यार, इन चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं हल्के हल्के में ही, तो आप इसे एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि आपको यहाँ क्या क्या करना है, समय सूचिका देखनी है, क्षेत्र का स्पष्टीकरण करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में रिसर्च करना है, वो देखना है आपको, ठीक है। समस्या के परिभाषीकरण में सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए, तो आप सावधानियाँ देखना बहुत ध्यान से, क्या क्या सावधानियों की आवश्यकता है। टोटल 5 सावधानियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। ऐसे शब्दों का चयन किया जाए जिनका एक ही अर्थ हो और स्पष्ट हो, ऐसी समस्या हो जिसका एक अर्थ हो और स्पष्ट हो। ऐसा ना हो कि कोई समस्या एक शब्द है लेकिन दो बातों को इंगित कर रही है ना, उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और परिभाषा भी उसकी ऐसी हो, कम शब्दों में अधिक कहने वाली, यानी कि गागर में सागर भरने वाली बात हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, समस्या के परिभाषीकरण के कुछ सोपान हैं, ये टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या है आप इसमें देख लीजिए, सब बहुत मस्त पॉइंट है एकदम, सब स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इजी हमने पूरा पढ़ के देख लिया, परेशान मत होना, आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए, ये सब हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको बहुत पूरा ना पढ़ना पड़े, आप उन चीज़ों को पढ़ें जिनकी आपको बहुत आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ शोध समस्या तथा शोध प्रकरण दे रखा है। अब शोध समस्या क्या है, शोध प्रकरण क्या है, इसमें बड़ा लोगों को परेशानी होती है कि शोध समस्या क्या है। शोध समस्या, आपने कोई समस्या ले ली वो शोध समस्या हो गई, लेकिन शोध प्रकरण जब हम उस समस्या को बड़े अच्छे ढंग से लिख देते हैं ना, जैसे हमारी समस्या थी कि हमें भूख लग रही थी और बीच में क्या हुआ, गैस नहीं जल पाई और हम खाना नहीं खा पाए, ठीक है। यानी कि हमारी समस्या ये थी कि गैस नहीं जली और भोजन नहीं पका, इसलिए हमें भोजन नहीं मिला। तो ये तो समस्या हो गई कि गैस न जलने के कारण भोजन नहीं मिला। लेकिन अब हम इसी समस्या को एक शोध प्रकरण, यानी कि हम इसे एक रिसर्च टॉपिक के रूप में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, हम ये थोड़ा ना लिख देंगे कि भैया गैस नहीं जली इसलिए हमें खाना नहीं मिला, ऐसा थोड़ा लिखेंगे। हम लिखेंगे आधुनिक जीवन में गैस की उपयोगिता का अध्ययन, ठीक है, या आधुनिक मानव के जीवन पर अग्नि की उपयोगिता का अध्ययन या प्रभाव, इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हमने बढ़ा चढ़ा कर और बनाकर लिखा, ये तो शोध प्रकरण हो गया। समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि अग्नि जल नहीं पा रही थी और भोजन मिल नहीं पा रहा था,
ठीक है, तो ये होता है इन दोनों में अंतर। तो शोध प्रकरण से पहले यानी कि रिसर्च टॉपिक से पहले हमें शोध समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम पता होना चाहिए। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ये देखिए, अब ये इसको पूरा पढ़ लेना, जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है वो पूरा पढ़ लेना इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं तो ऊपर 3 पॉइंट्स हैं उसमें देखिए ऊपर, आप उसे हाई क्वालिटी कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें क्या है, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये वाला, कि रूपरेखा कैसे तैयार करें हम जब रिसर्च पेपर बनाएं तो उसकी रूपरेखा कैसे तैयार करें। इसमें एक एक पॉइंट देखना, बड़ा मज़ा आ रहा और आप करते जाना, ठीक है, कि कैसे आप जब रिसर्च की रूपरेखा तैयार करते हो, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको रूपरेखा पहले बनाकर तैयार करनी है, तो 10 पार्ट्स में वो होती है, ठीक है। तो आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा टॉपिक है, आराम से आएगा समझ, बिल्कुल मज़े से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये और है कि ये जो पॉइंट्स है ना, इसमें क्या क्या होगा इनको विस्तार से यहाँ समझा दिया गया है, ठीक है। देखिए 10 पॉइंट्स है ना, तो यहाँ समझा दिया गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। पूरे 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब लास्ट में देखिए, शोध रूपरेखा के मूल्यांकन हेतु मानदंड, क्राइटेरिया फॉर एवेल्यूएटिंग रिसर्च सिनॉप्सिस, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसमें, सारी चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है, शोध समस्या के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो शोध समस्या कैसी कैसी होती है आपको पता है, दार्शनिक होती है, ऐतिहासिक होती है, सर्वेक्षण प्रकार की यानी सर्वे टाइप की होती है, जो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, सैद्धांतिक होती है, व्यवहारिक होती हैं, ठीक है। ये सब होती हैं शोध समस्याएं। आगे भी है देखिए सॉरी, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो और पढ़ चुके हो, हम आपको बता ही चुके हैं। सहसंबंधात्मक क्या होता है, क्या आपस में संबंध स्थापित करना, देखना, चरों के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है, ये सब देखना। और बाकी ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको आप देख लेना, इनका आंसरिंग लगे हुए हैं, ठीक है। ओके चलो अब आगे चलते हैं। ये इसका 5वां अध्याय है और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, इसमें संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। अब आपने जो भी समस्या ली है उससे रिलेटेड जितने साहित्य हैं, यानी कि उसकी जानकारी जितने साहित्यों में मिलेगी, आप सबका सर्वेक्षण करोगे, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है। तो ये भी इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य और समीक्षा दोनों अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखना। साहित्य में क्या क्या आता है, गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, सारी चीज़ साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब हम इस साहित्य के एक छोटे रूप में वर्णन कर देते हैं, सबको मिला जुला कर बोल देते हैं, तो समीक्षा हो जाती है उसके बारे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। समीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य क्या है, साहित्य की समीक्षा के अधिनियम और प्रक्रिया क्या है, ये आप सब यहाँ पर आराम से देख सकते हो, ठीक है। साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य क्या है, अधिनियम, प्रक्रिया क्या है, ये सब दे रखा है, हाईलाइट हमने पूरा कर दिया है, आराम से देख पाओगे। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अभी ये प्रश्न पूछा जा रहा है, साहित्य की समीक्षा के साधन क्या क्या हैं। तो साधनों में ये जो दे रखा है ना, कि सबसे पहले पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री होनी चाहिए, दूसरा समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाओं और साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, और तीसरा का सामान्य पुस्तक है। तो इनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। साहित्य की समीक्षा के साधन है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है कि कौन से बुक का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये सब हमने हाईलाइट कर दिया है, कि जो हायर एजुकेशन की जो बुक निकलती है, रिसर्च पेपर निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, और जो विश्व के लिए एनसाइक्लोपीडिया पर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, सारी चीज़ में है, सब हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, पढ़ते जाइए, बड़े मज़े से, अच्छा पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ ये पेपर थोड़ा हल्का दिख रहा है ना आपको, क्योंकि शाम हो गई थी, इसलिए पेपर थोड़ा ऐसे हल्का सा आया था, ठीक है। इसमें शोध साहित्य की समीक्षा के प्रकार हैं। ओके, फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर,
हाई, हाँ इसमें हाई क्वालिटी कर लेना, आपको नज़र आ जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, चलो ये देखिए क्लियर नज़र आएगा, टेंशन मत लेना, अब एकदम क्लियर नज़र आएगा आपको, जब आप सही से देखो क्लियर नज़र आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो जो आवश्यक है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें, गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें निष्कर्षों के महत्व, सफलता की संभावना, इसको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ लेना। हमने हेडिंग को हाईलाइट कर दिया केवल, क्योंकि जहाँ हमें ज़रूरत लगी हमने वही कर दिया है हाईलाइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, है ना। चलो, ये नज़र आ रहा है आपको, देखो, आप देखना, ये अंधेरा सा हो गया था ना मौसम में, छत पर अंधेरा सा हो गया था, इसलिए पेपर इस तरह के आए हैं ये। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, चलिए, कोशिश की जा रही है कि आपको पूरा समझ में आए। वैसे तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, ये वाला टॉपिक बहुत इजी है, हमको बहुत इजी लगा था जब हमने पढ़ा था ये, तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। और नहीं आए किसी कारणवश तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ के आपको हाईलाइट करके दिया ही है ना। अरे एक एक बार पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा यार, परेशान नहीं होते ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें अब लाइट ऑन करके ये खींचा गया है, तो इसमें शायद शब्द क्लियर दिख रहे हैं शायद। ये सब पुस्तकालय वगैरह की जानकारी है ज़्यादा, बस और कुछ नहीं है। पुस्तकालय में आपको कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे नोट्स लेने हैं, कितना चुपचाप बैठना है, कितना बोलना है, इसमें उसी के बारे में जानकारी है ज़्यादा, बस क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको पुस्तकालय में बैठकर, ये सब चीज़ है बस यहाँ पर। ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें सारी चीज़ मतलब बताई गई है कि आपको कैसे एक रिसर्चर को कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका फोटो आप ले लीजिए, ऊपर वाली लाइन भी एकदम साफ नज़र आएंगी, परेशान मत होना। ठीक है, कुछ भी समझना आए तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। लो, अभी हो गया इसका लास्ट पेज। यहाँ पर हमारी दूसरी यूनिट पूरी फिनिश हो गई है ना, दूसरी यूनिट रिसर्च पेपर की ख़त्म हो गई। अब हम कल थर्ड यूनिट में एंट्री मारेंगे। ओके, ये पेपर इजी है, ये वाला टॉपिक जो अभी हमने आपसे कहा है कि स्क्रीनशॉट इसके लेना, इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको टफ लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, हम बता देंगे कि कैसे पढ़ना। ओके, चलिए, लास्ट पेज है ये इसका, सेकंड यूनिट का। चलो, और क्या है, कल से थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।